औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन, यानी वो चीज़ें जो असर करती हैं ट्रांसप्रेशन के रेट पे। ट्रांसप्रेशन का हमें क्लियर है, लॉस ऑफ यानी एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस या एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसप्रेशन। अब ये कितनी स्पीड पे होता है, कम स्पीड पे या हाई स्पीड पे, ये डिपेंड करता है फैक्टर्स पर जो इस पर असरअंदाज होते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे। पहले तो ये ट्रांसप्रेशन जो है रेट क्यों ज़रूरी है। हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर जितने भी मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ज़मीन से पौधा लेता है और ऊपर पत्तों तक लेके जाता है, वो डिज़ोल्व फॉर्म में होता है। यानी ज़मीन से ये डिज़ोल्व फॉर्म में मिनरल्स लेगा पानी के अंदर, और फिर ये ऊपर की तरफ तने से और ऊपर एरियल पार्ट्स तक लेके जाता है। अगर ये ट्रांसप्रेशन यहाँ पे नहीं होगी, उसकी वजह से ये पुल क्रिएट नहीं होगी, जिसको ट्रांसप्रेशन पुल कहते हैं, तो ये मिनरल्स भी ऊपर नहीं जाएंगे। और फिर पत्ते में जो फोटोसिंथेसिस होती है पत्तों में, फिर वो जो फूड प्रिपेयर्ड है वो प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसमें भी इसका रोल है। इसके अलावा इसमें जब ये ट्रांसफर होता है पत्ते की सतह से, तो ये ओवरऑल सारे पौधे को ठंडा भी रखता है, यानी कूलिंग इफेक्ट भी काज करता है। तो ये डिफरेंट किस्म के रोल प्ले करते हैं ये ट्रांसप्रेशन पौधे के अंदर, और जैसे ही इसका रेट वेरी करेगा ये चीज़ें भी कम ज़्यादा होंगी। तो कौन कौन से फैक्टर जिन पे ये इफेक्ट करते हैं। पहले तो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स ऑफ दीज, यानी ज़मीन से ऊपर पत्तों तक जाता है ट्रांसप्रेशन पुल की वजह से। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ पे पानी ये इस्तेमाल होता है। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ठंडा करता है प्लांट्स को। फिर ये इम्पोर्टेंट है उन एरियाज़ में जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, हाई टेम्परेचर होता है। अगर ये पौधे को ठंडा नहीं करेंगे तो पौधे जल जाते हैं। तो रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन अगर ज़्यादा हो जाता है हाई टेम्परेचर में, लेकिन ज़मीन के अंदर पानी उतना अवेलेबल नहीं है जड़ों के ज़रिए से जो पानी ऊपर चढ़ता है, तो पौधा मुरझा भी सकता है, यानी बिल्डिंग हो सकती है, अल्टीमेटली पौधे की डेथ भी हो सकती है। तो ये फैक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे 6 फैक्टर्स जो पौधे पे यानी इफेक्ट करते हैं, उसके ट्रांसप्रेशन रेट पे इफेक्ट करते हैं। इसमें एक लाइट है, फिर टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर यानी नमी और बाहर हवा का दबाव वगैरह, यानी हवा में मौजूद वेपर्स का दबाव, फिर विंड यानी हवा की रफ्तार होगी, चल रही है या नहीं चल रही, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर यानी ज़मीन के अंदर पानी कितना दस्तयाब है। पहले तो लाइट है। तो लाइट के बारे में हमें पता है कि लाइट जो है बेसिक रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में, और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी स्टोमेटा में अपना रोल प्ले करती है। दिन के वक्त लाइट होती है इसलिए स्टोमेटा ओपन होता है, और रात को लाइट नहीं होती इसलिए स्टोमेटा क्लोज होता है। फिर इसमें इसकी कितनी शिद्दत है, लाइट कितनी तेज़ है, ये भी डिपेंड करता है। इसके अलावा उसकी वेवलेंथ भी डिपेंड करती है। अगर स्ट्रॉन्ग लाइट होगी तो उतनी ही ज़्यादा स्टोमेटा ओपन होंगे और इस वजह से ट्रांसप्रेशन रेट भी ज़्यादा होगा। अगर डिम लाइट होगी, कम लाइट होगी, तो स्टोमेटा भी कम ओपन होंगे या थोड़े ओपन होंगे, और इस वजह से ट्रांसप्रेशन रेट भी कम होगा। तो ये डिपेंड करता है लाइट पे कि तेज़ लाइट में तो ज़्यादा ट्रांसप्रेशन रेट होगा, कम लाइट होगी तो ट्रांसप्रेशन रेट कम होता है। फिर इसी लाइट के रिलेटेड टेम्परेचर है कि लाइट ज़्यादा होगी, जैसे दोपहर के वक्त लाइट ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर बाकी टाइम्स की निस्बत ज़्यादा हो जाता है। तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है सनलाइट के। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर की वजह से पत्तों के अंदर मौजूद जो पानी है, वाटर वेपर्स हैं, वो भी गर्म हो जाएंगे और ज़्यादा मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए इनके स्टोमेटा के ज़रिए एस्केप यानी बढ़ जाता है, यानी ट्रांसप्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही जो है वो ट्रांसप्रेशन रेट होगा, और जितना टेम्परेचर कम होगा ट्रांसप्रेशन रेट भी कम होता है। क्योंकि ये कॉमन एक्सपीरियंस भी हमारा है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा और कपड़े जो है हमने डाले और सूखने के लिए तो जल्दी खुश्क होते हैं,
जबकि अगर टेम्परेचर हाई है तो खुश्क हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में जब टेम्परेचर लो होता है तो ये देर से खुश्क होते हैं, क्योंकि कपड़ों के अंदर भी जो वाटर वेपर्स है गर्म होकर जल्दी एस्केप कर जाएंगे तो वो जल्दी खुश्क हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर लो है तो वो गर्म नहीं होंगे और जल्दी से एस्केप नहीं होंगे, इसलिए वो देर से कपड़े खुश्क होते हैं। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अंडरलाइन भी करनी है आपने, कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा यानी एवरी 10 डिग्री सी इंक्रीज करेगा तो ये डबल हो जाता है, ट्रांसपिरेशन रेट दुगना हो जाता है। सपोज अगर ये 30 डिग्री पे 100 मॉलिक्यूल्स अगर एस्केप करते हैं, ट्रांसपायर होते हैं, तो 10 डिग्री इंक्रीज करें 40 डिग्री पे ये 200 डिग्री हो जाएंगे, अगले 10 डिग्री पे ये 400 हो जाएंगे। इस तरह से ये डबल हो जाते हैं एवरी 10 डिग्री सी में। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि 40 से 45 डिग्री सी पे जाके ये स्टोमेटा बजाय ओपन रहने के क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये वो स्टेज होती है जब ज़मीन से पानी इतना अब्जॉर्ब नहीं हो होता जड़ों के ज़रिए से, ऊपर एरियर पार्ट्स में नहीं आ रहा होता जितना कि ऊपर से लॉस हो रहा होता है। इसलिए खदशा ये होता है पौधे को कि ये विल्ट कर जाएगा, मुरझा जाएगा और डेथ हो सकती है। इसलिए ये क्या करना शुरू कर देता है कि अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। हालांकि रोशनी भी है और टेम्परेचर भी हाई है, लेकिन ये अपने आप को बचाएगा। और उसमें एक जो अहम रोल प्ले करते हैं वो हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्स कोई और चीज़ नहीं, ये अब्सिसिक एसिड है। एक्चुअली जैसे हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में पढ़ा है कि डे टाइम में पोटेशियम आयन जो है गार्ड सेल्स के अंदर की तरफ मूव करते हैं और ये एक्टिवली होता है, एनर्जी इस्तेमाल करके होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये ओवरराइड कर देते हैं, यानी हार्मोन कौन से वाले, अब्सिसिक एसिड ओवरराइड कर देंगे इस प्रोसेस को, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो पोटेशियम आयन की है गार्ड सेल में, इसको रोक देंगे। इसके रोकने से क्या होगा, क्योंकि पोटेशियम आयन पहले गार्ड सेल में जाता है और पीछे पानी जाता है, और पानी की वजह से गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो जैसे पोटेशियम आयन ही नहीं जाएंगे तो पानी भी नहीं जाएगा, इस तरह से गार्ड सेल टर्जिड नहीं होंगे, ओपन नहीं होंगे। तो जो इसका जो इफेक्ट है पोटेशियम आयन का कि लो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये मूव करता है गार्ड सेल में, या ब्लू लाइट इफेक्ट करती है, ये इसके असर को ख़त्म कर देंगे ये हार्मोन्स। इस तरह से स्टोमेटा ओपन नहीं हो पाएगा और क्लोज हो जाता है। ये वाला ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट कर लेना है। उसके बाद तीसरा फैक्टर आता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो हमने पढ़ा है कि जैसे ही दिन निकलता है तो पत्ते पर लाइट पड़ती है और पत्ते के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगी, तो ये अंदर वाली इन्वायरमेंट में और ख़ासतौर पर सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड लो हो जाएगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लो होगी तो जैसे पोटेशियम आयन, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन में हमने पढ़ा है, तो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स पे इफेक्ट करेगी, पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं पानी के भरने की वजह से। तो ये लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ओपनिंग करता है स्टोमेटा की। जितने ज़्यादा स्टोमेटा ओपन होंगे उतना ही पानी लॉस होगा ट्रांसपिरेशन से, और जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी सेल्स के अंदर, और ये कब होगा, रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस रुक जाती है और सिर्फ क्या हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। तो स्टोमेटा कब ओपन होंगे, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में। लेकिन रात को क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसलिए स्टोमेटा बंद रहेंगे, और बंद रहने से क्या होगा कि जो नेसेसरी वाटर है वो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, इसलिए रात के वक्त रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। फिर चौथी चीज़ ह्यूमिडिटी और वेपर प्रेशर है। ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी, और इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट में जो नमी का प्रेशर है यानी वेपर्स का प्रेशर है, ये भी इफेक्ट करता है। अगर हम सपोज करते हैं कि पत्ते के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिस है, एयर स्पेसिस, और ये पानी कहाँ से आता है, क्योंकि ये जो सेल्स है मेसोफिल सेल्स, इनके ऊपर पतली तय होती है पानी की, ताकि ये गैसियस एक्सचेंज कर सकें। और पानी की आदत है हर सतह से ये एवोपरेट करता है, तो ये एवोपरेट करेगा और पानी के वेपर्स इसके अंदर इकट्ठे होते रहते हैं।
अब अगर बाहर पत्ते के बाहर गार्ड सेल सपोज करते हैं ओपन है और बाहर जो है नमी कम है, तो इसका मतलब ये अंदर कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा है और बाहर नमी कम है, पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा, मतलब पत्ते के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। इससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम उलट करके देखते हैं कि बारिश हुई है या बाहर पानी ज़्यादा है, हवा में नमी ज़्यादा है, किसकी निस्बत अंदर पत्ते के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है, अगर कंसंट्रेशन अंदर रिलेटिवली कम है बाहर की, तो बाहर तो पहले से ही पानी के ज़रात बहुत ज़्यादा हैं, वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो पत्ते के अंदर से बाहर निकलने का रेट जो है कम हो जाएगा, यानी ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा। यानी ड्राई वेदर है, खुश्क मौसम है, तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा, और अगर ये मौसम गीला है, बारिश वगैरह हुई है, प्रेसिपिटेशन है, तो बाहर यानी नमी का तनासब ज़्यादा है, तो ये ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाता है। उसके बाद विंड आती है 5वें नंबर पे, हवा। हम सपोज करते हैं कि बाहर पत्ते के अंदर से बाहर की तरफ वाटर वेपर्स निकलते हैं और यहाँ पे हवा चल रही है, मूविंग एयर। मूविंग एयर या एयर इन मोशन, इसको हम विंड कहते हैं। हवा चल रही है तो यहाँ पे जो वेपर्स होंगे ये हवा यहाँ से मूव कर देगी, हटा देगी, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स हो रहेगा। इसलिए कंटिन्यूसली अंदर हायर कंसंट्रेशन रहेगी और बाहर लो रहेगा, तो पानी अंदर से बाहर की तरफ आता रहेगा, और ये जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी तेज़ी से ये डिफरेंस क्रिएट होगा और उतना ही हाई रेट हो जाएगा ट्रांसपिरेशन का। लेकिन अगर दूसरी उलट कंसिडर करते हैं कि सपोज हवा रुकी है या बहुत स्लो है, तो यहाँ पे जो वाटर वेपर्स निकलेंगे ये यहीं पे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं, यानी पत्ते के बाहर गार्ड सेल्स के सामने जो है ये वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन हाई होती जाएगी। तो इसलिए जो अंदर वाली कंसंट्रेशन है ऑलमोस्ट के करीब या कम बेश फर्क रहेगा, तो वाटर वेपर्स पत्ते के अंदर से बाहर की तरफ स्लो आएंगे, कम आएंगे। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे कंसंट्रेशन होती जाएगी, पानी कम लॉस होगा ट्रांसपिरेशन से, ट्रांसपिरेशन रेट कम होता जाएगा। तो जितनी हवा चलती जाएगी यहाँ से वाटर वेपर्स मूव होते जाएंगे, डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। यानी हवा चल रही होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगा, अगर हवा रुकी होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा। इसको हम एग्जांपल कर सकते हैं, वही कपड़ों को खुश्क करने के लिए जो सूखने के लिए डालते हैं, हवा चल रही हो तो कपड़े जो है वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं, और अगर हवा ना चल रही हो तो उतना ही टाइम वो ज़्यादा लेते हैं। फिर लास्ट पे आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। ज़मीन के अंदर अगर पानी मौजूद है तो ट्रांसपिरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी पौधे को काफ़ी मौजूद है, अवेलेबल है उसके ज़रूरत के मुताबिक, तो ये ट्रांसपेयर करेगा, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ सकता है। लेकिन अगर ज़मीन में पानी की कमी हो जाती है, ख़ासतौर पर गर्मियों के मौसम में, और ऊपर गर्मी ज़्यादा है, पानी का जो है ट्रांसपिरेशन जो है वो रेट ज़्यादा है, तो पौधा क्या करेगा, नीचे तो उतना अवेलेबल नहीं है जितना ऊपर हो रहा है, तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा ताकि ये मर जाए नहीं, यानी विल्ड ना हो और इसकी डेथ ना हो। तो ये अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि नीचे ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर पानी कितना अवेलेबल है। पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, और पानी कम अवेलेबल होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट भी कम होगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन रेट के ऊपर अफेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद ट्रांसपिरेशन क्यों ज़रूरी है, ये अलग से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 2 नंबर का आता होता है। ट्रांसपिरेशन एज ए नेसेसरी इवल। नेसेसरी इवल ये मुहावरे के तौर पर यूज़ किया गया कि ऐसी बुराई जिससे बचा नहीं जा सकता, मतलब ये इनएविटेबल है, ऐसी चीज़ जिससे आप बच नहीं सकते। तो यहाँ पे ये पौधे नहीं बच सकते क्योंकि ये पोटेंशियली हार्मफुल है, पौधे को नुकसान देता है। पहले तो जितना पानी ये नीचे से ज़मीन से लेता है उसका 99% ट्रांसपिरेशन में उड़ जाता है, सिर्फ 1% पौधा इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज़रूरी है पौधे के एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये पत्ते के अंदर जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है उसकी सरफेस को भी वेट रखता है ताकि गैसेस एक्सचेंज हो, लेकिन साथ साथ एवोपरेशन भी हो रही है।
और अगर ये ज़्यादा एवोपरेट कर जाए तो पौधा विल्ट भी कर जाएगा, पौधे की डेथ भी हो सकती है। बल्कि एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो चुका है कि अगर थोड़ी सी भी स्ट्रेस में हो, यानी पौधे में पानी की कमी हो जाए, तो वो रिजल्ट में किस में आएगी कि उसका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, दूसरा उसकी प्रोडक्शन यानी यील्ड भी कम हो जाएगी, यानी उस पर भी असर डालता है। इसके बावजूद जो है ट्रांसपिरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे काम करती है। इसमें ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला, वाटर जो है कंडक्ट करता है जो ज़मीन से ऊपर की तरफ टाल प्लांट्स में, तो ये ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। अगर ट्रांसपायर नहीं होगा, यानी पत्तों से पानी नहीं उड़ेगा, तो ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगी और ज़मीन से नमकियात पौधे के ऊपर पत्तों तक नहीं पहुँचेंगे और वो उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ये कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टाल प्लांट्स में पानी भी और साथ में डिजॉल्व मिनरल्स भी पानी के अंदर और पौधे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर तीसरा, एवापोरेशन ऑफ वाटर। जब पौधे के ऊपर एरियल पार्ट्स पत्तों से पानी एवेपोरेट करता है, तो पानी जैसे इसकी हम ऐसे एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे नहा के निकले तो पखे की हवा बड़ी ठंडी लग रही होती है। क्यों लग रही? क्योंकि हमारी बॉडी से जो वाटर वेपर जुड़े हुए हैं, हवा की वजह से जब उड़ते हैं तो पीछे ठंडक छोड़ के जाते हैं। इसको कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। पौधों में भी सेम इसी तरह से है कि जैसे ही ये ट्रांसफर होता है पत्तों से पानी, तो पौधे को ठंडा रखता है और ये बहुत इफेक्टिव है उन इलाकों में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यानी उनको जलने से, गर्मी से जलने के से बचाती है। फिर चौथा पॉइंट, गीली सरफेस। ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे? पत्ते के अंदर जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो रही होगी इन सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी, यानी गैसेस एक्सचेंज के लिए वेट सरफेस का होना ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं हम इनएविटेबल है, नेसेसरी है। लेकिन साथ में अगर ये ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाए तो ये विल्ट हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। दैट्स वाई ट्रांसपिरेशन जो है वो नेसेसरी इवल है। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।